नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है भारत में किसान आंदोलन। ये जो किसान है ना, इसे हम खेतिहर भी बोल देते हैं, तो खेतिहर आंदोलन भी हम इस टॉपिक को कह सकते हैं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें हम पूर्व गांधीयन युग के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब, पहला जो किसान आंदोलन निकल कर आता है ना, उसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। यहां से प्रश्न केवल ही फैक्ट वाला बनेगा, कंसेप्ट वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। या तो आंदोलन का वर्ष पूछा जा सकता है, या आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटना पूछी जा सकती है, या आंदोलन का स्थान पूछा जा सकता है। अगर मैं नील विद्रोह की चर्चा करूं तो यह बात हमें समझ जानी चाहिए कि भाई साहब, ये जो नील विद्रोह है ना, ये 1859 से 1862 के बीच में चला था। और नो डाउट उस समय अंग्रेजों का हमारे देश पर अधिकार था। अब दूसरी बात कि ये आंदोलन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना भाई साहब, ये आंदोलन हुआ था बंगाल में। ठीक है। फिर तीसरी बात ये निकल कर आती है कि गुरुदेव, ये आंदोलन क्यों हुआ? तो ये जो अंग्रेज थे ना, बहुत हरामी थे। इन्होंने बंगाल के किसानों से कहा कि तुम जो परंपरागत खेती कर रहे हो, इस खेती बाड़ी को छोड़ दो और इसकी जगह तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती अगर कोई किसान करता है तो उसका मेहनताना अंग्रेज कम देते थे। नील की खेती का मार्केट किसानों के पास था नहीं। नील तैयार होकर विदेशों में जाती और अंग्रेज है ना, जो उस पर मोटा मुनाफा कमाते थे। और नील की खेती का एक सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव निकल कर आता था कि जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है ना, वो भी क्या हो जाती थी, इससे खत्म हो जाती थी। मतलब मिट्टी की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अब इससे क्या है कि किसान है जो परेशान हो गए कि जमीन हमारी यार, हमारे जो मन में आएगा वो करेंगे। ये गोरे कौन होते हैं नील की खेती करवाने वाले? तो इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब ध्यान रखना, दो तीन चीजें निकल कर आई। नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 1862 के बीच में। किस लिए हुआ था? नील की खेती के विरोध के लिए हुआ। अब ध्यान रखना, इसकी प्रमुख घटना यह थी कि बंगाल के एक पत्रकार थे जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी उस समय एक अखबार निकालते थे और उस अखबार का नाम था द हिंदू पैट्रियट। ठीक है ना। इस अखबार में हरीश चंद्र मुखर्जी ने वहां के किसानों की जो दशा थी ना, उसका क्या किया, गहनता से वर्णन किया। मतलब किसानों की दुर्दशा का इन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है। वहीं एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनबंधु मित्रा। ये एक बंगाली लेखक थे। ध्यान रखना, इनका एक नाटक था नील दर्पण नाटक। इसके माध्यम से आंदोलन को बढ़ावा मिला। मतलब इन्होंने भी किसानों के साथ क्या किया, पार्टिसिपेट किया। नाटक के माध्यम से किसानों की आवाज है ना, वो उठाने का काम किया। और नील दर्पण नाटक की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हरकत में आ गई, वो सचेत हो गई। ठीक है ना। और फाइनली 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील आयोग स्थापित किया और नील की खेती को अवैध ठहरा दिया और किसानों से कहा कि अब तुम्हें नील की खेती करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से नील विद्रोह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। मजा आया ना? 2-5 मिनट में समेट कर जो मैन मलाई वाली बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंच गई। इससे बाहर प्रश्न भी नहीं बनेगा। ठीक है। एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं, सबसे पहले हम नील विद्रोह की चर्चा करें, जो पूर्व गांधीयन युग का आंदोलन था, 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन था। कब घटित हुआ था? 1859 से 1862 के बीच में। फिर जिसके बाद में कहां पर घटित हुआ? तो भाई साहब, ये घटित हुआ था बंगाल में घटित हुआ। क्यों घटित हुआ? क्योंकि अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को इसमें फायदा नहीं था। उनकी मिट्टी है वो भी खराब हो रही थी, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, मेहनताना भी पूरा नहीं मिल रहा था। फाइनली किसानों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। जो किसानों का समर्थन किया, जो किसानों का सपोर्ट किया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम हरीश चंद्र मुखर्जी था।
उनका अखबार था द हिंदू पैट्रियट, उसमें किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया। वहीं एक दूसरे व्यक्ति दीनबंधु मित्रा, वो भी एक नाटककार थे, उन्होंने इससे संबंधित एक नाटक आयोजित किया जिसका नाम था नील दर्पण नाटक। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है जो हरकत में आ गई। फाइनली 1860 में नील आयोग को स्थापित किया और इस विद्रोह को खत्म कर दिया। आ गई चीज समझ में? अब देखो साहब, जो दूसरा आंदोलन है पूर्व गांधीयन युग का, उसे हम पाबना आंदोलन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे पाबना आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये जो पाबना आंदोलन है ना, ये भाई साहब 1873 से 1876 के बीच में घटित हुआ था। ठीक है, अब ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान दरों में वृद्धि, इसमें क्या किया था, यह भी पूर्वी बंगाल में हुआ था। और पूर्वी बंगाल का एक जिला है पाबना जिला, उसकी यूसुफशाही एक परगना है, वहां पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब जब लगान बढ़ा देंगे, आपको पता है कि पहले ही कम पैदावार होती थी, उस पर दुनिया भर का टैक्स, पहले तो जमींदारों को टैक्स दो, जमींदार है जो कंपनी यानी अंग्रेजों को टैक्स भेजेगा, फिर किसानों के पास क्या बचेगा भाई। तो ये लगान और ये जो शोषण है ना, इसके खिलाफ ये लड़ाई थी, पाबना विद्रोह। ठीक है ना। वर्ष 1859 में सरकार का एक अधिनियम आया था जिसे अधिनियम 10 के नाम से जानते हैं। भाई साहब, इस अधिनियम के तहत जो किसान है ना, किसानों को भूमि पर अधिभोग अधिकारों से वंचित कर दिया, मतलब किसानों की जमीन हड़प ली गई। ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि ये जो पाबना विद्रोह है ना, ये कहां हुआ, पूर्वी बंगाल में हुआ। ठीक है, पाबना जिले की यूसुफशाही परगना में हुआ था। तो अधिनियम 10 के तहत किसानों की जमीन है वो हड़प ली गई। मई 1873 में पटना, जो उस समय पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, पटना पहले बंगाल का था, बिहार में आता है, पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में एक किसान लीग का गठन किया गया। ठीक है ना। और इस लीग के बैनर तले जगह जगह आंदोलन हुए, जगह जगह हड़तालें की गई। ठीक है ना। आंदोलन 1885 तक चलता रहा। फिर बाद में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया 1885, जिसमें किसानों को जमीन वापस दे दी गई। ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी जमीन है, तुम इस पर खेती कर सकते हो। इस आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति एक तो बंकिम चटर्जी थे, आरसी दत्त साहब थे, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, और इस तरीके से यह आंदोलन शांत किया है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। नील आंदोलन कहां हुआ था, बंगाल में हुआ था। पाबना आंदोलन ये भी पूर्वी बंगाल में हुआ। ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल, पटना पहले पूर्वी बंगाल में आता था, तो एक जगह पाबना जिला, पाबना जिले की यूसुफशाही परगना, वहां से इसका प्रारंभ होता है। क्यों होता है यह आंदोलन? क्योंकि अंग्रेज है वो किसानों की जमीन को हड़प लेते हैं, वो खेतीबाड़ी नहीं करने देते हैं। फाइनली बंगाल काश्तकारी अधिनियम आता है 1885 में, जिसमें जमीन वापस दे दी जाती है। इस आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति थे वो भाई साहब एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, एक आरसी दत्त साहब थे, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इस तरीके से पाबना आंदोलन खत्म हो जाता है। ये पाबना आंदोलन है ना, ये भी पूर्वी गांधीयन युग का आंदोलन है। जिसके बाद में जो अगला आंदोलन निकल कर आता है उसे हम दक्कन विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये जो दक्कन विद्रोह है ना, ये भी भाई साहब पूर्वी गांधीयन युग का आंदोलन है। और दक्कन विद्रोह कब हुआ था? दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। दक्कन मध्य भारत में स्थित एक प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य आते हैं। भाई साहब, होता यह है कि जो दक्कन के किसान है ना, दक्कन के किसानों का शोषण करते हैं मारवाड़ी और गुजराती साहूकार। आपको पता है कि मारवाड़ी और गुजराती लोग है ना, जो भारत के प्रत्येक कोने में फैले हुए हैं। सबसे पहले कलकत्ता, जो हमारे हावड़ा ट्रेन चलती है ना, बीकानेर हावड़ा, यूं माना जाता है कि ये जो बीकानेर हावड़ा है ना, ये स्पेशली मारवाड़ियों के लिए चलाई गई थी, मारवाड़ियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये लोग पैसे इधर उधर खूब करते हैं, कमा के लाते हैं, यहां से ले जाते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए चलाई गई थी ये। तो मारवाड़ी लोग क्या करते थे भाई साहब, शोषण करते थे। शोषण इस तरीके से करते कि हो सकता है कि किसी को पैसे दे देते, उस पर ब्याज ज्यादा लेते। जैसे हम डेविड हार्डीमैन का मैंने जिक्र किया, डेविड हार्डीमैन की एक किताब है फिडिंग द बनिया, जिसमें डेविड हार्डीमैन ने सूदखोरों का जिक्र किया है। डेविड हार्डीमैन ने गुजरात के खेड़ाग्राम का आंदोलन किया, गुजरात के खेड़ाग्राम का अध्ययन किया था, देवी आंदोलन का जिक्र किया है।
और डेविड हार्डीमैन ने, जो पारसी लोग है ना, पारसी लोगों का बहुत ज्यादा विरोध किया डेविड हार्डीमैन ने। डेविड हार्डीमैन ने कहा है कि पारसी लोग है ना, जो क्या करते हैं, वहां के लोकल्स का शोषण करते हैं। तो यहां पर ये जो दक्कन विद्रोह है, इसमें भी ऐसा ही था। मारवाड़ी और गुजराती साहूकार किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। वर्ष 1874 में किसानों ने इन साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सामाजिक बहिष्कार मतलब, सामाजिक बहिष्कार यह था कि इनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है, इनकी खेती कोई नहीं करेगा। अब खेत तो इनके साथ खूब सारे थे, लेकिन उस पर वर्करी काम नहीं करेंगे, तो फिर इनसे खरीदारी बंद करो, इनके खेतों में काम करना बंद कर दो, तथा नाई, धोबी और मोची, ये जो इनके घर सेवाएं देते थे ना, नाइयों ने इनका बाल काटना बंद कर दिया धोबियों ने इनके कपड़े धोना बंद कर दिया, मोचियों ने इनके जूते चप्पल सिलना बंद कर दिया। इसे बोलते सामाजिक बहिष्कार, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, ये बहिष्कार पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा इत्यादि जगह फैल गया। किसान आक्रोशित हो गए, साहूकारों के घरों को जला दिया। फिर फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया, जिसे हम दक्कन कृषक राहत अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो 1879 को बना। इसमें किसानों का पक्ष रखा, उनकी बात सुनी, और दक्कन आंदोलन भी खत्म हो गया। आ गया समझ में। नील की खेती के लिए, है ना। पाबना विद्रोह ये कहां हुआ था, पूर्वी बंगाल, क्योंकि अंग्रेजों ने जमीन हड़प ली। और दक्कन विद्रोह, गुजराती और मारवाड़ी लोग क्या करते थे, वहां के किसानों का शोषण करते थे। तीनों चीजें क्लियर हो गई बड़ी आसान तरीके से। अब देखो साहब, ये तीन तो हो गए पूर्व गांधीयन युग के आंदोलन। फिर जो चौथा है ना, वो 20वीं सदी का आंदोलन। अब आगे जितने भी आंदोलन आएंगे, इनमें गांधी जी ने अपनी भागीदारी दी थी। 20वीं सदी के आंदोलन बोलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पूर्व गांधीयन युग का है। मोपला विद्रोह आ गया, दक्कन विद्रोह आ गया, नील विद्रोह आ गया, और एक चंपारण आ गया। तो चंपारण गांधीयन युग का है, बाकी तीन है जो किसके हैं, पूर्व गांधीयन युग के हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भाई साहब, 1917 में, ठीक है। ध्यान रखना, चंपारण और नील ये दोनों अलग अलग हैं। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, नील की खेती के विरोध में। और चंपारण आंदोलन ये कहां हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार का एक जिला है चंपारण, ये भी नील के विरोध में ही हुआ था। ये दोनों आंदोलन नील की खेती के विरोध में हुए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने ये कंडीशन बना रखी थी कि जमीन के 20 टुकड़े करो, 20 टुकड़े करो, तो 3 टुकड़ों में नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब पाबंद थे किसान, ये तुम्हें नील की खेती करनी है तो करनी है। और वही दिक्कत जो नील विद्रोह हुआ था ना बंगाल में, किसानों को जो समस्या आई थी, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, मुनाफा भी इतना नहीं मिल पाया। वही समस्या यहां आ रही थी। फाइनली 1917 में गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों का जायजा लिया, उनकी आवाज उठाई। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में गांधी जी की सदस्यता वाली एक समिति बैठाई, है ना। और फाइनली एक अधिनियम आया 1918 में, जिसे चंपारण कृषि अधिनियम के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे मन में आए जो करो, ठीक है यहां पर गांधी जी ने भाग लिया। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो ये गांधीयन युग का आंदोलन है, 20वीं शताब्दी के युग का आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कहां पर हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक है। नील की खेती करने के लिए पाबंद थे किसान। 1917 में गांधी जी ने भाग लिया, किसानों के लिए आवाज उठाई, और फाइनली 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम आया, जिससे इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब भाई साहब, चंपारण सत्याग्रह के बाद में जो अगला आंदोलन आता है, उसे हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। खेड़ा सत्याग्रह भाई साहब, ये होता है कि गुजरात का एक जिला होता है, और उस जिले को हम खेड़ा के नाम से जानते हैं। किसानों की फसल नष्ट हो गई। अब किसानों की फसल नष्ट हो गई तो किसान क्या देंगे, टैक्स, रेवेन्यू क्या देंगे अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी फसल नष्ट हुई है तो हुई है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब कहां से देंगे भाई, मरे क्या वो, अपने बच्चों को मार दे क्या। फाइनली गांधी जी और सरदार पटेलों ने, ये दोनों क्या खेड़ा ग्राम में चले गए। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनने किसानों से मना कर दिया कि तुम रेवेन्यू
मत दीजिए। जब तक अंग्रेज तुम्हारी मांगों को ना मांगे ना, तब तक रेवेन्यू देना बंद कर दीजिए। फाइनली ये आंदोलन 1918 तक चला, किसानों की मांग को मान लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने जो भू राजस्व है उसको भी माफ कर दिया कि जब तुम्हारे घर में पैदा नहीं हुआ है तो तुम कहां से दोगे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। कहां हुआ था? गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। अब देखो साहब, आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के बाद में जो अगला आंदोलन होता है जिसे हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। केरल में एक जगह है और जिसका नाम है मालाबार। ठीक है, केरल में एक जगह है और उस जगह का नाम है मालाबार, और मालाबार का एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। वहां पर मुस्लिम है ना, बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उन मुस्लिमों को क्या बोला जाता था? मोपला बोला जाता था। केरल में एक जगह जिसे मालाबार कहते हैं, मालाबार में एक मुस्लिम बहुल इलाका है जिसे क्या बोला जाता था? मोपला बोला जाता था। लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक थे, परंतु जो जमींदार थे ना वो क्या थे? हिंदू थे। अब हिंदू जमींदार क्या करते थे? मुसलमानों का शोषण करते थे। हिंदू जमींदार मुसलमानों का शोषण करते, पैसे उनको देते तो ज्यादा ब्याज लेते, उनकी जमीन पर ज्यादा टैक्स लगाते। इसलिए जो मुसलमान है ना, मुसलमान मोपला, उनकी शिकायतें पैदा हो गई, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, तो फाइनली क्या हो गया? ये एक आंदोलन हो गया। ध्यान रखना, इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन मिला था। भाई साहब, खिलाफत आंदोलन ये था, ध्यान रखना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की हार गया। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की है ना, टर्की या तुर्की, उसकी पराजय हो जाती है। तो टर्की का जो हेड था ना, खलीफा, उस खलीफा को हटा दिया। खलीफा की बहुत ज्यादा इज्जत थी। अब खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया कि ठीक है खलीफा भाई तू हट, अब टर्की का हम संभालेंगे। दुनिया भर के मुसलमानों में रोष था, तो उसके लिए खिलाफत आंदोलन चला था। स्पेशली खिलाफत आंदोलन मुस्लिम विचारधारा से ही प्रेरित था, और यहां पर शोषण किसका हो रहा था? मुस्लिम मोपलाओं का हो रहा था। तो खिलाफत आंदोलन है, उसने भी क्या किया? ये जो मोपला आंदोलन है ना, इसका समर्थन किया। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल आजाद साहब इत्यादि ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन खिलाफत आंदोलन में हिंदू भी थे। खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ हिंदू भी थे। तो खिलाफत आंदोलन जब मोपला विद्रोह का समर्थन कर रहा था, तो सांप्रदायिकता वाली बात आ गई कि यार तुम तो मुसलमानों का विद्रोह कर रहे हो, क्योंकि यह आंदोलन किसके खिलाफ था? हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन ने खुद को अलग कर लिया कि ठीक है भाई मोपलाओ, तुम्हारी समस्या तुम संभालो, क्योंकि सांप्रदायिकता दंगा नहीं फैलाएंगे। ठीक है, फाइनली दिसंबर 2000, सॉरी ये 1921 है ना, 2021 नहीं है, मैं 2021 है, दिसंबर 1921 है ना, इसको ये जो आंदोलन है ये समाप्त कर दिया। गांधी जी ने भी समझाया हिंदू जमींदारों को कि यार तुम ज्यादा हाय हत्या मत करो, ठीक है ना, ये मुस्लिम अपने भाई बंधु हैं और समझ जाओ तुम। गांधी जी ने जब इंटरेस्ट दिखाया ना, तो वो लोग समझ गए। ठीक है, गांधी जी उस टाइम बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। अब फिर जो अगला आंदोलन आता है ना, इसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ठीक है, गुजरात का जिला है बारदोली। खेड़ा आंदोलन हुआ था, वो भी गुजरात में हुआ था। तो बारदोली जिले में क्या हुआ है, अंग्रेजों ने भाई साहब रेवेन्यू है ना वो 30% बढ़ा दिया कि टोटल कमाई का 30% अंग्रेज खाएंगे। और ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। किसानों ने कहा कि यार 30% कैसे देंगे। तो इस आंदोलन में सरदार पटेल ने क्या किया था? इंटरेस्ट दिखाया और आंदोलन हुआ, और फाइनली 30% को घटाकर 6.03% कर दिया। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो है ना वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ये प्रश्न पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, जब उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, फिर ये जो 2020 और 21 का जो कृषि कानून है ना, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, जो दिल्ली बॉर्डर पे हुआ था 20 और 21 का, मैंने मेंशन कर दिया। किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने विद्रोह किया। दिल्ली की जो मुख्य मार्ग की सड़कें हैं उनको जाम कर दिया।
दिल्ली में प्रवेश को रोक दिया, वहां से आने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगा दी। ये एमएसपी को लेकर था, है ना, न्यूनतम सपोर्टिव, है ना, मिनिमम सपोर्टिव, न्यूनतम समर्थित मूल्य, है ना, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, ये था। ये किसानों ने कहा कि यार हम जो पैदा कर रहे हैं ना फसल, इस पर एमएसपी होना चाहिए, ठीक है। और कृषि कानूनों का विरोध किया गया। ये 3 कृषि कानून आए थे। पहला जो कानून था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020, दूसरा था मूल्य आश्वासन पर किसान समझौते एवं कृषि विधेयक 2020, और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। तो ये तीनों कहीं ना कहीं किसान, है ना, सरकार ने तो अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, पॉजिटिव वे में प्रस्तुत किया, लेकिन किसानों को लगा कि ये हमारे शोषण के लिए है। फाइनली सरकार को झुकना पड़ा और 2021 में ये तीनों कानून वापस ले लिए गए, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया ये 2020 का भी, मैंने कि क्या पता ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार मैं रिमाइंडर कर देता हूं, ये दोनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है सातों। पहला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ? गुजरात के बारदोली जिले में। क्यों हुआ था? अंग्रेजों ने रेवेन्यू को भाई साहब 30% तक बढ़ा दिया। अब किसान क्या खाएंगे? तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। इसमें सरदार पटेल साहब ने भाग लिया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। फाइनली अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और रेवेन्यू को क्या कर दिया? 6.3% कर दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। फिर जिसके बाद में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। केरल की एक जगह है मालाबार, वहां एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, उन्हें मोपला बोला जाता है। हिंदू जमींदार शोषण करते थे मोपलाओं का, ठीक है ना। तो मोपलाओं ने तोड़फोड़ चालू कर दी, भाई गुस्सा प्रकट किया, आगजनी करी, खिलाफत आंदोलन भी उनमें शामिल हो गया, ठीक है। फाइनली गांधी जी ने समझाया हिंदू जमींदारों को कोई, ठीक है ऐसा शोषण मत करो, और 1921 में वो मान भी गए और आंदोलन समाप्त हो गया। फिर जिसके बाद में जो अगला आंदोलन निकल कर आता है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। खेड़ा जिले की फसल नष्ट हो गई, सरकार ने कहा कि हम तो रेवेन्यू लेंगे, कुछ भी हो जाए। गांधी जी और सरदार पटेल साहब गए, किसानों की आवाज में आवाज बने, और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने रेवेन्यू माफ किया। 1918 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। जिसके बाद में खेड़ा के बाद में जो अगला आता है चंपारण। चंपारण आंदोलन कहां हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ। नील की खेती के विरोध में हुआ। 1917 में गांधी जी गए, किसानों के साथ उन्होंने आवाज उठाई। फाइनली चंपारण कृषि अधिनियम पास हुआ 1918 में, और नील की खेती तुम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये 20वीं शताब्दी के आंदोलन है। जिसके बाद में दक्कन विद्रोह, ठीक है ना, एक प्रायद्वीपीय पठार दक्कन एक क्षेत्र है, वहां पर मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे, किसानों का शोषण करते थे, है ना। 1874 में इन किसानों ने सामाजिक बहिष्कार को अपनाया। कोई खेतों में काम नहीं करेगा उनके, ठीक है, उनकी दुकानों से सामान नहीं लेगा, नाई उनके बाल नहीं काटेंगे, धोबी कपड़े नहीं धोएगा, मोची उनके जूते चप्पल नहीं गाठेंगे, छिलेंगे। तो फिर फाइनली ये आंदोलन फैल गया। मारवाड़ी और गुजराती साहूकार उनके घरों को जला दिया गया, और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ, ये शांत हो गया, ठीक है। फिर जिसके बाद में पाबना आंदोलन, ये 1873 से 76 में चला था। पूर्वी बंगाल के जमींदार, अंग्रेजी सरकार ने जमीन हड़प ली, ठीक है ना। और ये पाबना जिले की यूसुफशाही परगना से प्रारंभ हुआ था। फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया 1885, जिसमें जमीन वापस दे दी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जिसके बाद में नील विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था, नील की खेती के विरोध में हुआ था, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी एक बंगाली पत्रकार थे, जिनका अखबार था द हिंदू पैट्रियट, किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। दीनबंधु मित्रा जो एक राइटर थे, नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई। अंग्रेज सरकार हरकत में आई और 1860 में नील आयोग बना और नील की खेती को अवैध करार दे दिया गया। ये लो भाई साहब, सातों आठों जो आंदोलन है ना, जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है,
वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो क्लास में फैक्ट पूछे जाते हैं ना, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये फैक्ट पूछे जाएंगे। ये अग्रेरियन अनरेस्ट की वजह से हुए हैं, या आंदोलन कृषक असंतोष की वजह से। समय पूछा जा सकता है, स्थान पूछा जा सकता है, और विशेष घटना पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका कालक्रम पूछा जा सकता है कि आंदोलनों को तिथियों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सेट कीजिए या घटते हुए क्रम में सेट कीजिए, या पहले कौन सा आंदोलन हुआ। तो आपको वर्ष जरूर याद करना है। गांधीयन कौन सा है, पूर्व गांधीयन कौन सा है, ये भी आपको याद करना है। बाकी मेरी शुभकामना आपके साथ है। माँ शारदा, माँ सरस्वती, परमात्मा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।